हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपका लॉकडाउन में? तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही मस्त टॉपिक है। इससे ये बहुत ही आसान है, आराम से सारा चीज समझ में आ जाता है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, मेडिकल हो, बोर्ड्स हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब केमिकल काइनेटिक्स, देखिए केमिकल काइनेटिक्स से पहले हम लोग जरा इससे पहले जो सब टॉपिक पढ़े हैं उसमें जरा देखा जाए कि क्या था। तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट, मोल में आप क्या पढ़े थे कि उसमें आप ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि प्रोडक्ट का मास कितना बना, रिएक्टेंट का मास कितना है, रिएक्टेंट का मोल कितना है, प्रोडक्ट का मोल कितना है, परसेंटेज यील्ड क्या है, कितना हमको, यानी कि हम अमाउंट जानने में इंटरेस्टेड थे। फिर उसके बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगा, कौन सा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा। फिर उसके बाद एक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नाम का टॉपिक पढ़ते हैं। उसमें हम लोग रिएक्शन के फिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे डेल्टा जी कंपेयर करते हैं, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। इन सब चीजों से हम लोग पता कर पाते हैं कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शन के रेट के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। वही चीज हम लोग को बहुत ही डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना होता है। एक चीज और, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ डील करते थे, वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता हो। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में हम वैसे रिएक्शन के साथ भी डील करेंगे जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट किया जाए। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction is called chemical kinetics. The branch of physical chemistry which deals with rate of reaction and factors affecting rate of reaction is called chemical kinetics. तो chemical kinetics टॉपिक में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंटरेस्टेड होंगे कि कौन रिएक्शन कितना जल्दी कंप्लीट होता है, कौन सा रिएक्शन कितना स्लो कंप्लीट होता है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और मैकेनिज्म वगैरह भी देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट इट कैन बी मतलब रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज first one, very fast reactions. Second, moderate reaction. And third one is slow reaction. अब देखिए कितना टाइम कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होने में लेता है, इसके बेसिस पे हम लोग रिएक्शन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आग झपका और कंप्लीट हो गया, सेकेंड्स या सेकेंड से भी कम टाइम लगे।
मॉडरेट रिएक्शन जो ठीक ठाक टाइम ले, मिनट्स में कंप्लीट हो, आवर्स में कंप्लीट हो। स्लो रिएक्शन वर्षों में कंप्लीट हो। स्लो रिएक्शन वैसे रिएक्शन है चल रहा है 5-6 साल लग गया कंप्लीट होने में, तो उस टाइप के रिएक्शन। देखिए जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है वो हमारे कैलकुलेशन रेंज से ही बाहर है। एक बार आंख झपका और रिएक्शन हो गया तो वैसे रिएक्शन का हम लोग रेट निकाल ही नहीं सकते। और जो बहुत ही स्लो रिएक्शन है वो मेरे काम का ही नहीं होता है, उसका रेट निकाल के हम क्या करेंगे, 5-6 साल में कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए कि उससे प्रोडक्ट से कुछ हमको मतलब होगा तो हम 5-6 साल थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि हम मॉडरेट रिएक्शंस के साथ, बेसिकली हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस के साथ ही डील करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन वैसे रिएक्शन जो कुछ मिनट्स या कुछ टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो जाते हैं। तो आइए देखा जाए डिटेल में। तो आइए एक एक कर डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन। Very slow reaction, it get completed very quickly। इसको कंप्लीट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, जैसे कि आंख झपका और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस तरीके के रिएक्शन में बॉन्ड का ब्रेकिंग होता ही नहीं है। नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आयनिक रिएक्शंस। जैसे हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं NaCl plus AgNO3 will give AgCl plus NaNO3। देखिए ये एक आयनिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है। Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस NO3 माइनस के साथ जा रहा है और Ag प्लस Cl माइनस के साथ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट आयंस का एक्सचेंज हुआ है। तो जो आयंस का एक्सचेंज होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, विद इन सेकेंड्स में हो जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है ना। अब देखिए जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है उसका रेट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये हमारे रेंज से बाहर है। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन rate of such reactions। ऐसे रिएक्शंस का हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इट गेट कंप्लीटेड इन मिनट्स और आवर्स। ब्रेकिंग ऑफ bonds takes place। इसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर मॉडरेट रिएक्शंस। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन में भी जो
रिएक्शन ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। मोस्टली मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में ही एक ऑर्गेनिक रिएक्शन भी हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। सबसे पहले रिएक्टेंट्स का बॉन्ड टूटना है, फिर प्रोडक्ट के तरफ बॉन्ड बनना है। तो ऐसे रिएक्शंस मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। और भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे प्लस ऑफ H2O, दिस विल गिव CH3 एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथेनॉल। ये भी एक मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है ना। तो ये दोनों एग्जांपल किसका हो गया, मॉडरेट रिएक्शन का, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग मॉडरेट टाइप के ही रिएक्शंस के रेट को डील करते हैं, क्योंकि यही हमारे रेंज में है। वेरी फास्ट जो रिएक्शन है उसका तो रेट हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फास्ट है। और वेरी स्लो जो रिएक्शन होता है, देखिए, इट गेट कंप्लीटेड इन ईयर्स, इनको सालों लग जाता है कंप्लीट होने में। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ determination of their rate। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनका रेट डिटरमाइन करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सालों लग जाएगा तो उतना हम इंतजार थोड़ी ना करते रहेंगे, है ना। इसमें एग्जांपल आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe plus XH2O plus O2 gives Fe2O3 dot XH2O। ये एक एग्जांपल हो गया वेरी स्लो रिएक्शन का। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सिर्फ मॉडरेट टाइप के रिएक्शंस को डील करते हैं, क्योंकि उसका रेट निकालना हमारे रेंज में है। वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट हमारे रेंज में नहीं है, और स्लो का रेट निकालने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जरा रेट देखा जाए, रेट क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी का रेट आप निकाल रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, ये रेट होता है। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रिएक्शंस के साथ डील करते हैं, है ना। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हम लोग किस चीज का बात करेंगे, रिएक्टेंट्स के प्रेशर, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम चेंज के बारे में बात करेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हम देखते हैं, उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल्स क्या है, कंसंट्रेशन क्या है,
प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर चेंज इन वॉल्यूम या फिर क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में यही सब चेंज होगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे लिए ये चीज हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन में हम लोग रेट कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ये रिएक्शन गिवन है, 2A gives 3B, T इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे इसका A मोल गिवन है। लेट सपोज कि A मोल गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर गिवन है, T इज इक्वल टू T सेकेंड्स, T डैश सेकेंड्स के बाद क्या हो जाएगा, A माइनस 2x ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3x मोल, ये भी मोल, और ये तो 0 मोल। तो देखिए, हम रेट निकालना चाहते हैं, तो रेट अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ ए, या फिर ए तो खत्म हो रहा है तो इसके लिए ये भी लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो देखिए, ये हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ ए या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए ए में फाइनल कंसंट्रेशन या चेंज लिखना है, तो फाइनल कितना था, तो a माइनस 2x, कंसंट्रेशन क्योंकि वॉल्यूम तो 1 है तो कंसंट्रेशन भी इतना ही हो जाएगा, यहाँ a मोलर हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस 2x मोलर। तो a माइनस 2x माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, a, यहाँ डेल्टा हो गया और डिवाइडेड अपॉन डेल्टा टी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ये क्या बचेगा, देखिए माइनस ऑफ 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए, रेट हम कभी निगेटिव नहीं सुने, आप ऐसा नहीं सुने होंगे कि गाड़ी जो है -5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, नहीं, आप ऐसा सुने होंगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना। तो रेट जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ हमको इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ निगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके ये टर्म क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डिसअपीयरेंस हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, तो वहां रेट में निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ बी। तो रेट ऑफ बी क्या लिखेंगे, रेट ऑफ बी, तो बी तो बन रहा है तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। This will be equal to delta B upon delta T, डेल्टा B upon डेल्टा T। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, 3x माइनस ऑफ 0 अपॉन डेल्टा T। तो ये आ गया 3 इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा T। यहां से देखिए ये आपका हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब ये तो पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमको कुछ भी अलग से लगाने का जरूरत नहीं है, ये रेट खुद ही पॉजिटिव आ गया।
और देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए रेट ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है, और ये कितना है डेल्टा एक्स 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अगर डेल्टा एक्स के फॉर्म में देखना चाहें। और ये कितना आया है रेट ऑफ ए या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये आ गया 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से अगर हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालना चाहें तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कितना आ जाएगा, माइनस हाफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और यहां देखिए यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये देखिए ये क्या हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस हाफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है, और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी भी रेट ऑफ रिएक्शन ही है। बट ये क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या फिर सिंपली रेट ऑफ ए। ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी या फिर सिंपली रेट ऑफ बी। तो देखिए बहुत बड़ा अंतर है, अगर हम लोग इनके कोफिशिएंट से यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, और अगर कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपीयरेंस हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के भी टर्म में लिख सकते हैं, बस वहां आपको कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक जनरल का रिएक्शन दिया हुआ है, तो देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/b डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, 1/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पे देखिए माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, लेकिन माइनस ऑफ 1/a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। उसी तरीके से माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है,
लेकिन माइनस ऑफ 1/v डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। उसी तरीके से इनमें भी हम लोग बोल सकते हैं। तो दिस इज माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज रेट ऑफ ए, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट, रेट ऑफ बी, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ सी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी क्या है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये यहां नहीं दिख रहा। डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी क्या है, दिस इज रेट ऑफ डी या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो आपको क्लियरली रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस 3b गिव्स 2c प्लस d, है ना। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे 20 मोल है, 5 सेकेंड के बाद 10 मोल हो गया। ये a के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a एंड b, या फिर रेट ऑफ a एंड b, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c एंड d, और तीसरा क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज कर ले। तो मोल बाई वॉल्यूम, तो 20/2 ये कितना हो जाएगा, तो 10 मोलर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5 मोलर हो गया। कंसंट्रेशन में क्यों चेंज की, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम लिखना है हमको। तो ए के बारे में तो पता चल गया, तो रेट ऑफ ए हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखे बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस ऑफ आगे लगा देंगे 5 माइनस 10 अपॉन कितना टाइम में चेंज है, तो 5 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये मोलर है और ये क्या है सेकेंड है, तो मोलरिटी पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड बोलेंगे, है ना। जब भी यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम दिया हुआ है तो मोलरिटी पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ, अब आगे देखिए रिलेशन लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी विच इज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो देखिए अब रेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ बी, तो रेट ऑफ बी कितना होगा, माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इस चीज का वैल्यू कितना है 1 मोलर पर सेकेंड है। तो माइनस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकालना है ना। तो 3 इधर चला गया, यानी कि 3/2 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो 3/2 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, तो 1 मोलर पर सेकेंड आया, तो 1 मोलर पर सेकेंड, तो ये कितना आ गया 3/2 मोलर पर सेकेंड आ गया। रेट ऑफ बी, बहुत भयंकर अभी बारिश हो रहा है बाहर, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी,
डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखिए ये 2 इधर जाएगा तो 2/2 इंटू 1 मोलर पर सेकेंड, तो ये इसका आंसर कितना आ गया? 1 मोलर पर सेकेंड आ गया। इसी तरीके से हम लोग डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, तो ये इसके बराबर कितना आ गया? हाफ ऑफ 1/2 इंटू 1 मोलर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू हाफ मोलर पर सेकेंड। तो यहां से डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी भी निकल गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये कितने के बराबर है? 1/2 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू ये कितना आया था? तो 1 मोलर पर सेकेंड आया था, हाफ मोलर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल लिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी निकाल लिए। किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा कि मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो उसका कितना था मोल या कंसंट्रेशन, जब खत्म हुआ तो कितना है, तो हम सबका रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं और रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी, रेट ऑफ डी, सब चीज बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इस पे बेस्ड और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।